हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस क्लास में अपने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें इलेक्ट्रॉनों का कैसे विन्यास होता है वो पढ़ लिया। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के बारे में पढ़ लिया। अब परमाणु को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रत्येक प्रति सेल में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं, अपने परमाणु चैप्टर का नाम अपने मौलिक विद्युत चल ही रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर की शायद तीसरी क्लास है आज। और तीसरी क्लास में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, तीसरी क्लास में अपने इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले अपने आ जाती है परमाणु विन्यास। जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको बोलते हैं विन्यास, परमाणु विन्यास। किस बेस पे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक परमाणु की न्यूक्लियर में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या बनी हुई हैं, कक्षाएं। इस तरह से चारों कक्षाएं। नाभिक के अंदर कौन सा पदार्थ था, न्यूट्रॉन था और प्रोटॉन था। इसी नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये क्या है, सेल कक्षाएं बनी हुई हैं। इनके अलग अलग नाम थे, जैसे पहली कक्षा का नाम के था, सेकंड का एल, फिर एम और फोर्थ क्लास जो सेल थी उसका एन था। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो कल परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा था। तो परमाणु क्रमांक, अगर किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक दिया गया है किसी परमाणु का, तो वो अपने को क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो कॉपर है यानी तांबा, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 29। अब ये परमाणु क्रमांक दिया तांबे का, तो अब इससे अपने को क्या क्या पता चल रहा है, इससे अपने को ये पता चल रहा है कि एक तांबे के परमाणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए 29 ही अपने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर इसी तांबे का अपने को कॉपर का परमाणु भार दिया होता, तो उससे अपने क्या निकाल लेते, न्यूट्रॉन की संख्या और निकाल लेते। तो ये है। अब परमाणु क्रमांक से अपने को टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ये मान लो तांबे का एक परमाणु दिया हुआ है, अब इसमें इन 29 इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो इसी परमाणु क्रमांक के आधार पे अपने को करना होता है। अब जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 29। अब इन 29 इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के जो सेल कक्षाएं बनी हुई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कल वो लिख लेते हैं, जैसे प्रथम सेल थी वो के नाम से थी, उसमें मैक्सिमम कितने आए थे, 2। और उसके बाद में एल थी, एल में कितने आए थे, 8। फिर एम में कितने थे, 18। और एन में कितने थे, 32। ये प्रत्येक सेल की मैक्सिमम रेंज आ गई भी, इससे मैक्सिमम नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो अब देखो, पर स्टार्टिंग से अपने को फुल करते जाना है, स्टार्टिंग से अपने को क्या रखना है, पूरे पूरे फुल करते जाना है। तो 29 मान लो तांबे का ये अपने पास क्या है, ये परमाणु है तांबे का परमाणु। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कॉपर जो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। ऐसे उदाहरण नहीं दे रहा, ये सब ऑफिशियल है, 29 ही होता है। तो अब इनको 29 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली कक्षा में कितने कर देंगे, 2 मैक्सिमम अपने 2 फिल कर दिए, ठीक। उसके बाद में सेकंड सेल में कितने कर देंगे, सेकंड सेल में 8 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 और 8 10 हो गए, पीछे अपने पास कितने बचे, 19 और रह गए। अब क्या करेंगे, इन 19 के इलेक्ट्रॉन को और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 19 को किया तो एम में मैक्सिमम कितने भरने हैं, 18। एम में कितने भरने हैं, 18। अपने पास 19 थे इसलिए 18 भर दिए। अब अपने पास 18, 19 में से 18 गए, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। और लास्ट कक्षा में सेल में कितने भर सकते हैं, 32 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो उसको क्या कर देंगे, इसमें भर देंगे। तो जो तांबे का जो परमाणु विन्यास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2, 8, 18, 1, ये आएगा।
कॉपर का जो परमाणु विन्यास आएगा वो क्या आएगा, 2 8 18 1। अब क्या बात आती है, अब इसमें आपको कहे कि अंतिम सेल कौन सी है, तो अंतिम सेल देखो, ये फर्स्ट के, ये सेकंड एल, ये थर्ड एम और ये फोर्थ एन। अब इसमें एक दो परिभाषाएं और आ जाती हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में ही, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो एक परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे ये तांबे का एक परमाणु था, इसके अंतिम कक्षा कौन सी होगी, अंतिम कक्षा एन होगी, ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा कौन सी होगी, एन होगी। तो एन अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ना यानी जो फोर्थ कक्षा होगी, ये मैंने फोर्थ सेल बना दी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बाकियों में इसमें पहले में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, ऐसे करके फिर 18 होंगे, फिर लास्ट कक्षा में कितने होंगे, 1। अब जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को क्या बोल दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन अपने को दर्शाता है कि जो पदार्थ है ना वो किस प्रकृति का होगा, यानी विद्युतीय रूप से किस प्रकृति का होगा, चालक होगा, अचालक होगा या अर्धचालक होगा। वो कैसे, अगर मान लो, चलो एक और उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अपने एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। अब 13 इलेक्ट्रॉनों को अपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टार्टिंग से लगेंगे, पहली सेल में अपने कितने भरेंगे, 2। अपने पास 13 पड़े हैं अभी, तो 2 भर देंगे, तो 2 मान लो ये पहले भर दिया। अब 13 में से 2 खर्च हो गए, बचे कितने, 11। अब सेकंड में कितने भरने हैं, 8। अपने पास अभी 11 पड़े हैं, तो 8 और भर देंगे, तो 8 और भर दिए। अब 8 भर दिए, 11 में से 8 गए, कितने बचे, अब अपने पास लास्ट में रह गए 3। कितने रह गए, 3 रह गए। तो अब इसमें कितने बढ़ सकते हैं, 18। तो 18 तो अपने पास है नहीं, तो अपने क्या करेंगे, 3 के 3 ही भर देंगे। तो इसका जो परमाणु विन्यास आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 2 8 3। अब इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी, एक एल्यूमिनियम के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं, 3 ही कक्षाएं होती हैं, के एल एम, एन इसमें नहीं होती है। अब इसमें अंतिम कक्षा कौन सी है, 3 नंबर कक्षा अंतिम कक्षा है, यानी कौन सी, एम नंबर। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो बता सकते हैं कि कितनी होगी, 3 होगी। अब इसमें जो ये अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ये पता लगा कि कैसे कैसे एक परमाणु विन्यास बनाते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और भी उदाहरण ले लेते हैं, एक बार रफ कर लें तो इससे पहले अपने एक और बात कर लेते हैं कि जो एक बात बताई कि अंतिम कक्षा में उपस्थित है, तो हेडिंग ये है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, एक परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो अब अपने क्या कोई भी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं भी, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बारे में एक बात और आती है कि यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यह किसी पदार्थ की चालकता का निर्धारण करते हैं। अब चालकता का निर्धारण कैसे, कि वो चालक होगा, अर्धचालक होगा या अचालक होगा, वो कैसे निर्धारण करते हैं वो भी आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में समझ आया कि एक परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है।
इसको रफ कर लेते हैं और इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कैसे कैसे निर्धारण करते हैं। अभी बात लिखी ना कि जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कैसे चालकता का निर्धारण करते हैं वो देख लेते हैं। तो अपने पास विद्युतीय रूप से चालक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो चालकों पदार्थों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन अपने पदार्थों का जो डिवाइडेशन है वो किस आधार पे करेंगे? विद्युतीय रूप से करेंगे। तो विद्युतीय रूप से पदार्थों का जो डिवाइडेशन है वो कितने तीन प्रकार में किया गया? चालक, पहले तो आते हैं चालक, ठीक, और दूसरा आता है अर्धचालक, और तीसरा आता है अचालक। इनका अलग चैप्टर आएगा, पूरा पदार्थ वाइज पढ़ेंगे, लेकिन अभी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं अपने। तो ये अर्धचालक चालक कैसे बने, कोई भी पदार्थ को कैसे बताया कि ये अर्धचालक है, ये चालक है, तो वो देख रहे हैं। तो वो क्या होता है कि ये मान लो अचालक क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा, धारा प्रवाह है आसानी से, ठीक, आसानी से कैसे होगा? और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, ये तो चलो सबको पता है कि चालक में क्या होगा, धारा का फ्लो होगा। अब कैसे पता लगा कि ये अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा पदार्थ चालक है? तो वो देखो, जो चालक पदार्थ होते हैं इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो जो चालक पदार्थ होंगे उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इससे ज्यादा नहीं होती है। जो चालक पदार्थ होते हैं उनके कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक की बात करें तो अलग अलग व्यवहार करते हैं ये, कभी चालक की तरह व्यवहार करेंगे, कभी अचालक की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे 0 टेम्परेचर पे क्या करेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये अचालक की तरह व्यवहार करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ये चालक की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार से चलते हैं, बीच के हैं ये। तो इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4। कितने? 4। अब बात होती है अचालक। अचालक में धारा प्रवाह क्या होता है? धारा प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता, एक सीमा तक नहीं होता है। मान लो उस रेंज से आप ऊपर वोल्टेज दे देते हैं तो ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो फिर तो धारा का फ्लो हो ही जाएगा। लेकिन मान जैसे यूज करते हैं वो किस बेस पे करते हैं कि प्रयोग इसमें धारा का फ्लो ना हो, तो इसलिए यही परिभाषा लिखें कि धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। कितने? 8। अब इनमें धारा का फ्लो होता किस लिए नहीं है? क्योंकि प्रत्येक परमाणु की सेल में एक परमाणु होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमेशा अपनी कक्षा को पूर्ण करके रखना चाहते हैं। जैसे 8 पूर्ण हो जाती है कक्षा, एक कक्षा 8 पे, लास्ट कक्षा 8 पे पूर्ण हो जाती है, तो इसके बाद में ये क्या आते हैं कि ना तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना हिलते हैं, क्योंकि ये अपनी अलग कक्षा छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं होते। अब जैसे इनमें क्या आता है, इनमें कम होते हैं, इनमें क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये पूरे करने के लिए दूसरे परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, या ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़ के दूसरे परमाणु के साथ चला जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो हो गया। जैसे कोई भी 2 परमाणु है, मान लो ये परमाणु है एक, ये परमाणु है। अब इसकी कक्षा में कितने हैं? इसकी कक्षा में मान लो अंतिम में 2 हैं, इसमें कितने हैं? 4 हैं, या मान लो 3 हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आपसी प्रतिक्रिया ही तो करेंगे कि या तो ये पूर्ण होना चाहेंगे कि मेरी कक्षा में जल्दी से जल्दी 8 पूरे हो जाएं, या ये कहेंगे कि हमारी कक्षा में जल्दी से जल्दी 8 पूरे हो जाएं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उठ के क्या हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ से आगे ऐसे चलते जाएंगे, आगे परमाणु होगा, आगे परमाणु होगा, आगे परमाणु होगा, तो ये ऐसे गति करते रहेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब इनमें क्यों नहीं होता, इनमें क्या होता है, कक्षा पूर्ण हो गई तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने उठ के कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, इसी सेल में रहते हैं, तो इसलिए इसमें धारा का फ्लो नहीं होता है। अब क्या आता है कि चालक हो गया। अब ऐसे पदार्थ को कैसे बताएंगे कि ये चालक है या अर्धचालक है? तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, एक तांबे के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? तांबे के बारे में। तो तांबे का जो परमाणु विन्यास था वो क्या आया था, वो आया था 2 8 18 1। एल्यूमिनियम का कितना आया था,
एल्यूमिनियम का है 283। ठीक, अब आया सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 यानी 14। अब 14 को डिवाइड करेंगे तो पहले में 2 भर दिए तो बाकी कितने बचे? 12। तो 12 सेकंड में कितने भरने हैं? 8 भरने हैं। 12 है अपने पास तो क्या 8 के 8 पूरे भर देंगे। अब 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4। अब 4 बच गए और तीसरी क्लास में कितने भरने होते हैं? 18। तो अपने पास है 4 तो 4 के 4 भर देंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्या आता है? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का कितना होता है? 32। इसको भी भर देंगे। इसके फर्स्ट में 2 भर देंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 4। अब देखो इनका योग इसके बराबर आना चाहिए परमाणु क्रमांक के। देखो यहाँ 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 1 29, 29 होता है। 2 और 8 10, 10 और 3 13, इसका 13 ही होता है। 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 होता है। अब इसका 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 4 32। अब इस बेस पे क्या होगा, अपने क्या करेंगे? पता लगाएंगे। जैसे कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है? 6। तो 6 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो 2 और 4। अब देखो इनमें क्या है? इसमें 3 कक्षाएं 4 कक्षाएं हैं इसमें। ठीक है, 4 कक्षा। इसमें कितनी? 3 कक्षा। इसमें कितनी है? 3 कक्षा। तो वो फिक्स नहीं है कि प्रत्येक में 4 ही होंगी या 3 ही होंगी, 2 भी होंगी किसी में। इसमें कितनी है? 4 कक्षाएं हैं। और इसमें कितनी है? 2 ही कक्षा है। तो वो परमाणु क्रमांक से डिसाइड करता है कि कितनी कक्षाएं बढ़ेंगी। अब इसमें 2 ही कक्षा है तो अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी? दूसरी, के और एल एल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं कि तांबा। अब तांबे का कैसे पता करें कि तांबा कौन सा पदार्थ है इन तीनों में से? चालक है, अर्धचालक है या अचालक है? तो कैसे करेंगे? ये कहता है कि चालक पदार्थ होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो अब तांबे के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? तांबा। यानी तांबा क्या है? चालक यानी कॉपर। उदाहरण आ गया, एग्जांपल। ठीक, अब सेकंड आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो 3 इसी में आते हैं। तो ये भी क्या है? चालक है। ठीक, अब इसी के बाद में क्या आता है? अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। एक ही बताया। तो सिलिकॉन क्या है? इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो ये भी क्या है? अर्धचालक है, सिलिकॉन। और इसके बाद में जर्मेनियम। जर्मेनियम के कितने हैं? 4 ही हैं। तो ये भी क्या है? अर्धचालक है। तो ये थे अपने चालक, अर्धचालक और अचालक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पर इलेक्ट्रॉन। तो इतना समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनके परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या परिभाषाएं आ जाएंगी? विद्युत धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सारा अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।